जी। So in today's class we'll be starting off with sequence of equilibria. हम लोग equilibria के पेपर टूज मतलब के जो स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने पास प्लीज कैलकुलेटर भी रखें एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरे साथ सॉल्व करें क्योंकि मैं भी प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग भी देखते रहे, इंशाल्लाह सबको फायदा ही होगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर वन इज सेइंग दैट जस्ट अ सेकंड क्लियर फॉर या मेरी आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। अच्छा जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ कलरलेस गैस एट रूम टेम्परेचर एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन आयोडाइड हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl एंड HBr। अच्छा जी देखिए, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड वाली बात है, HCl HBr वाली बात है, ये पार्ट हो गया। और अमीनो एसिड के देखिए ये जो चंक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिकली वैसे तो चलो इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। वरना ये कि ये हम लोग ग्रुप 17 में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुप 17 का जो चैप्टर होगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें ना तो इसमें आपके पास कोई इतना रॉकेट साइंस है नहीं। आप अगर आप देखें, मैं आपसे कह रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड is a colorless gas at room temperature and explain why hydrogen iodide has a higher boiling point than HCl and HBr। अब देखें, आपके पास इस ऑर्डर में होता है ना, लाइक यू हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो और इन सब के साथ अगर आप एच लगाएं तो ये आपके पास HCl होगा, ये HBr हो जाएगा और हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर मैं बात करूं, सर भी लाइक के देखें इन हाइड्रोजन आयोडाइड, इन इन हाइड्रोजन आयोडाइड we would have greater number of polarized electrons, so stronger IDID forces। ठीक है, या स्ट्रॉन्गर, बेसिकली अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड इन सब की बात करते हैं, आईडीआईडी फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्गर आईडीआईडी फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज देखें वो जो कंपाउंड है वो बड़ा है, ठीक है, उसकी ज्यादा नंबर ऑफ पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो आपके पास जो है ना बेसिकली ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी बिकॉज कंपाउंड बड़ा है, ज्यादा नंबर ऑफ पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बाकी ये कि देखें हम इसको जो है ना इस वाले पार्ट को लाइक ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड वाला या हाइड्रोजन हाइलाइट का जो पूरा सीन है ग्रुप 17 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। They're saying the bar chart shows the boiling point of HCl, HBr and HI। The boiling point of HF is not shown। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, ड्रॉ अ बार ऑन द बार चार्ट टू प्रेडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको बेसिकली हाइड्रोजन क्लोराइड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताना है। अगेन अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ना, तो क्योंकि इस इन सब के अंदर ना, इन तीनों के अंदर सिर्फ आपके पास जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, दूसरी इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगी, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर आपके पास बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उसका बार सबसे बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, उसका बार सबसे बड़ा बनना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि देखें सर, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि देखें एज एन हाइड्रोजन क्लोराइड वी हैव stronger intermolecular forces as it makes uh, hydrogen bonds, which is stronger comparatively as in hydrogen HCl and HBr and HI have ideating process। ठीक है, नीचे आते हैं। They're saying the standard enthalpy in the formation of hydrogen fluoride is HI, which is this। Define the term standard enthalpy in the formation। हम standard enthalpy in the formation में क्या बोलेंगे? It is the enthalpy, standard enthalpy in the formation is defined as the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed
from its subsequent elements under standard conditions. ठीक है जी, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये आसान जंग था, लाइक डायरेक्ट इक्विलिब्रियम का नहीं था, तो इसलिए हम गोना गो आगे जल्दी से। मुझे बताया सबको क्लियर है, आगे चलूं इस पार्ट पे आ जाएं। यस Yes, सर। sir. जी ओके सर। ग्रेट। बाकी बच्चे भी जो काइंडली रिस्पॉन्ड करें जल्दी से। मेरा चैट बॉक्स भी ओपन है, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स भी बता सकते हैं। सो दैट वुड बी ग्रेट। ओके जी, Wait, नीचे आ sir, a जाए। question. हाँ श्योर श्योर, गो अहेड, बोलो। For the definition questions, is it like necessary to say like do you have to say like under standard conditions for all the questions Yeah, that you come? have to see. For all the Okay, standard enthalpy changes questions under standard conditions, you can just write it like this, in its standard states, that's mandatory. Like वो आपको लिखना ही पड़ेगा। Okay? okay. अच्छा जी, नीचे आते जैसे HI can be formed by reacting hydrogen and iodine. The reaction is reversible and an equilibrium forms quickly at high temperatures. ये बस रिएक्शन है। They're saying construct an expression for the equilibrium constant Kp. Kp की बात हो रही है यहाँ पे। For the reaction of H2 and I2 to form hydrogen iodide. तो Kp के लिए क्या करेंगे? Partial pressure of products over partial pressure of reactants. तो आप बेसिकली इसको ऐसे लिखेंगे। प्रोडक्ट्स में मेरे पास बेसिकली कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड है, मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। प्रोडक्ट्स में मेरे पास कौन है? तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा। एंड यहाँ 2 है, तो बेटा इसके ऊपर हमने स्क्वायर लेना पड़ेगा। एंड नीचे आते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसके ऊपर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, इसके ऊपर भी 1। तो ये आपके पास हो जाएगा Kp एक्सप्रेशन। ठीक है जी, आसान एक मार्क का था। आगे चलते हैं। नाउ दे आर सेइंग द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस आर लाइक of the of the gases at 200 डिग्री सेल्सियस are as follows. Calculate the Kp of this reaction. आपको Kp निकालना है, बहुत आसान केस है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नीचे लेके आते हैं इसको। ऑलरेडी उन्होंने आपको जो है ना पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज दी हुई, जैसे आपको जो है ना उन्हें सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं क्या बोलूंगा, Kp इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू क्या है 4800 का होल स्क्वायर। सिल्वर आयोडाइड की वैल्यू क्या है 895। एंड जो लास्ट वाला है विच इज आयोडीन, उसकी वैल्यू क्या है 8। अच्छा दोनों की 895 ही है। उन दोनों की 895, उसका 8000 वॉट। शायद बस जल्दी से निकालते हैं इसका। 4800 का होल स्क्वायर अपॉन 895 एंड 895, एंड हमारा जो आंसर आएगा इट शुड बी 28.76 समथिंग। तो मैं इसको राउंड अप करके 29 कर। Kp की वैल्यू 29 आ रही है। नाउ दे सेइंग स्टेट हाउ द वैल्यू ऑफ Kp वुड चेंज इफ एट ऑल। इफ एट ऑल अगर चेंज होगी तो, मतलब इफ एट ऑल का मतलब है कि आप ये भी बता सकते हो कि भाई Kp की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, इफ एट ऑल द रिएक्शन वाज कैरिड आउट एट 100 डिग्री सेल्सियस रादर देन 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर आपने बेसिकली जो है ना रिएक्शन को 100 की जगह 200 डिग्री सेल्सियस पे, इफ द रिएक्शन वाज कैरिड आउट एट 100 डिग्री सेल्सियस रादर देन 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपने 100 की जगह 200 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को करा होता, तो फिर क्या होता है हमारे पास। अब आप इस रिएक्शन को अगर देखो, मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ है ना, आपने इसको करना है 100 डिग्री सेल्सियस रादर देन 200 डिग्री सेल्सियस। अब जरा जल्दी से ऊपर आते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है बेटा, और यहाँ उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एंथैल्पी फॉर्मेशन इज पॉजिटिव 26.5। आपके पास एंथैल्पी फॉर्मेशन पॉजिटिव 26.5 है, और आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, ये रिएक्शन बेसिकली आपके पास हुआ है एट, ऊपर कहीं लिखा हुआ भी था। अच्छा हमने नीचे ही पढ़ा है, ओ माय डेज, ओके। दे सेइंग इफ द रिएक्शन वाज कैरिड आउट एट 100 डिग्री सेल्सियस रादर देन 200। ये रिएक्शन हुआ है 200 पे। इनिशियली ये रिएक्शन हुआ था 200 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं इसको करूंगा एट 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, आपके पास रिएक्शन कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। आप लो टेम्परेचर को फेवर कर रहे हैं। बैकवर्ड जाएगा। इनिशियली बैकवर्ड जाएगा ना, देखो इनिशियली 100 पे था, अब आप इनिशियली 200 पे था। पहले आपने ये रिएक्शन 200 पे किया था। नाउ यू आर डूइंग दिस रिएक्शन ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस बेसिकली लो टेम्परेचर। हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज
इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक साइड, ठीक है। फॉरवर्ड बेटा एंडो है मेरे पास, तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सो हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम जो है ना इस केस में जाएगा, इक्विलिब्रियम इन दिस केस मूव करेगा बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव करेगा तो आप मुझे खुद बताएं कि आपकी केपी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। ऑफकोर्स सर केपी की वैल्यू कम होगी, बिकॉज आप पीसी की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपकी केपी की वैल्यू डिक्रीज होगी, राइट। ठीक है, तो आप इसको बहुत तरीके से इस तरह लिखेंगे कि देखें, वो कह रहे हैं स्टेट द इफेक्ट ऑन द केपी वैल्यू। सबसे पहले बोलूंगा कि देखें केपी की वैल्यू, केपी विल डिक्रीज as at low temperature exothermic is favored, so equilibrium will move backward and so the kp value will decrease। ये बात मैंने बहुत डिटेल में बताई थी कि देखो जब हम टेम्परेचर के हिसाब से बात करेंगे ना, तो उसमें आपके पास जो है ना, लाइक सिर्फ टेम्परेचर में ऐसा होता है कि आपके पास जो है ना, लाइक क्योंकि टेम्परेचर को आप जब चेंज करेंगे तभी केपी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेट्स से अगर मेरे पास कुछ ऐसे केसेस होते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने को भी छोड़ें, हम ये कहेंगे कि अगर मेरे पास टेम्परेचर के बढ़ाने या कम करने से अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है तो मेरे पास केपी की या केसी की वैल्यू बढ़ेगी, और टेम्परेचर को बढ़ाने या कम होने से अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आता है तो फिर मेरे पास केपी की या केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है जी, सबको क्लियर है ये वाली बात, क्लियर है, समझ आ रही है, आगे चलो जल्दी जल्दी बताएं। उमर, गौरट, हसीब एंड आप लोग बताएं भाई, Yes, अयान sir. एंड बिलाल, बाकी सब बच्चे। Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नीचे आते हैं, they're saying hydrogen iodide reacts with oxygen to form iodine and water, consider the for the reaction of hydrogen iodide with oxygen। बहुत आसान है एक्चुअली, ये पूरा मिक्सअप क्वेश्चन है। HI विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग I2 बनेगा एंड आपके पास वाटर बनेगा यहाँ पे। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा आराम से, ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस दिस इक्वेशन। आगे चलते हैं, मुझे जरा उसके कुछ क्वेश्चन कराने हैं। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बाद इससे रिडॉक्स रिएक्शन का आप यही बोलेंगे कि देखें जो आयोडीन है यहाँ पे उसका ऑक्सीजन नंबर -1 है, वहाँ 0 है, तो आयोडीन भाई जो है वो -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। एंड ऑक्सीजन भाई जो है हमारे पास वो 0 से लेके -2 की तरफ जा रहे हैं, 0 से लेके -2 की तरफ जा रहे हैं, तो वो रिड्यूस हो रहे हैं, तो प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। नीचे आते हैं, देयर सिंह इस वाले केस में कि हाइड्रोजन आयोडाइड कैन आल्सो बी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद हाइड्रोजाइन, state the change in that would occur when 2 moles of I2 fully reacts with 1 mole of NH2 in a sealed container at constant temperature। Explain your answer। तो आपसे कह रहे हैं कि आपने वो प्रेशर का चेंज बताना है जिसमें आपके पास क्या हो, that state the change in pressure that would occur when 2 moles of I2 fully reacts with 1 mole of H2। जब ये फुली रिएक्ट करके यहाँ चले जाएंगे तो मैं फॉरवर्ड की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स ऑफ गैस है, और वहां पे कितने 5 मोल्स ऑफ गैस है। तो अगर आप देखें तो बेसिकली ना जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर करता है फ्यूअर गैस मोल साइड। तो बेटा अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा ना तो फ्यूअर गैस की तरफ जाऊंगा, फ्यूअर की तरफ जब जाऊंगा तो मैं फॉरवर्ड पे नहीं जाऊंगा, मैं बैकवर्ड पे जाऊंगा। तो फिर जब मैं बैकवर्ड की तरफ जा रहा हूँ ना तो इनके मोल्स इस्तेमाल नहीं होंगे, इनके मोल्स जनरेट होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनके मोल्स फुली रिएक्ट कर रहे हैं, इनके मोल्स फुली रिएक्ट करने का मतलब है मुझे फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाने का मतलब है मुझे मोर गैस मोल्स की तरफ जाना है, तो मुझे अपने प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो फिर मोर गैस मोल्स की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पे छुटेंगे कि देखें प्रेशर बेटा, हाँ या आपकी बात भी सही है। देखो 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 दोबारा देते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखे देखे हमारे पास ना इस केस को दोबारा देख लेगा, देखिए जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड कैन आल्सो बी फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ I2 विद हाइड्रोजन एंड H2। ठीक है, NH2 2 मोल्स ऑफ I2 है, N2H4 है, 4HI है, एंड N2 है।
They're saying state the change in pressure that would occur when 2 moles of I2, मतलब आपके पास यहाँ पे 2 moles of I2, मतलब आपने बताना कि क्या change in pressure होगा that would occur when 2 moles of I2 reacts fully reacts with 1 mole of H2. जब ये दोनों fully react कर जाएंगे तो आप कहाँ जा रहे हो, फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हो, ठीक है. The steel container at constant temperature. यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास इनिशियली रिएक्शन साइड पे 3 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड पे 5 मोल्स है, तो मैं लेस मोल से मोर गैस मोल्स की तरफ जा रहा हूँ. जब मैं लेस मोल से मोर गैस मोल्स की तरफ जाऊंगा तो मुझे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए. जब मैं ना इसको इसको इसमें रिचार्ज प्रिंसिपल नहीं लगेगा, सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ देखें वो आपसे कह रहे हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो फिर प्रेशर पे क्या होगा. ठीक है, अब मेरे पास ना ये मेरा स्टील कंटेनर था, अभी मेरे पास रिएक्टेंट के बेटा 3 मोल्स है. जब मैं प्रोडक्ट में जा रहा हूँ तो मेरे पास 5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं. मुझे बताएं क्या मोल्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं. तो जब मोल्स बढ़ेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरा वही कंटेनर है ना, एक स्टील कंटेनर था राइट, उसमें रिएक्टेंट के 3 मोल्स से जब मैंने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करा दिया तो प्रोडक्ट्स के 5 मोल्स बने. जब ज्यादा मोल्स बन रहे हैं हम कहेंगे सर इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट के 5 मोल्स है ना, सो आई हैव मोर मोल्स इन सेम कंटेनर. उसी सेम कंटेनर के अंदर मेरे पास ज्यादा मोल्स है, तो जब ज्यादा मोल्स होंगे मतलब ज्यादा गैस, ज्यादा गैस मतलब ज्यादा कोलिजन. ज्यादा कोलिजन का मतलब वो दीवार पे जो कंटेनर की जो वॉल है उसको ज्यादा ज्यादा टक्कर मारेंगे तो आपका ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा. अंडरस्टूड. इसको लिटार्डिस प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, इसको इस तरह से देखेंगे. मैं ये कहूंगा कि देखें इन दिस केस प्रेशर will increase as we are going from reactant modes. देखा ना रिएक्टेंट के सिर्फ 3 मोड्स हैं, टू हायर प्रोडक्ट मोड्स. पर रिएक्टेंट्स के सिर्फ 3 मोल्स है, प्रोडक्ट्स के 5 मोल्स. तो हायर प्रोडक्ट्स मोल्स, सो प्रेशर विल इंक्रीज. आप अगर यहाँ पे ये बात भी मेंशन करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है कि देखिए सर बिकॉज रिएक्टेंट के अंदर वी हैव 3 मोल्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर वी हैव 5 मोल्स, तो मैं लेस मोल से मोर मोल्स में जा रहा हूँ. रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स है, प्रोडक्ट्स के 5 मोल्स है. तो जब मैं लेस मोल से मोर मोल्स की तरफ जाऊंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा कि अगेन जब मैं रिएक्टेंट के 3 मोल्स से प्रोडक्ट्स के 5 मोल्स हैं, तो जब मैं लेस मोल से मोल्स मोल की तरफ जाऊंगा तो फिर मेरे पास जो कंटेनर का अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. ओके जी, आगे चलते हैं आगे चलते हैं. एक सेकेंड, मुझे बताया सबको क्लियर है, बात समझ आ रही है. इसको लीटार्डिस प्रिंसिपल से नहीं देखेंगे, ये सिंपल बस प्रेशर वाला क्वेश्चन था. आया सबको क्लियर होगा. ओके, आगे चलते हैं बेटा. आप लोग क्लियर है बेटा बाकी सबको. जी सर. Yes, sir. उमर एंड हसीब, आयशा, आप लोग को बेटा क्लियर है. ठीक है जी, आगे चलते हैं आगे चलते हैं. मेरी आवाज आ रही है ना सबको. ओके, Yes. नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं इन द लेबोरेटरी एच आई कैन बी फॉर्म इन 2 स्टेप. ठीक है, ये 2 स्टेप में पढ़ रहा है. कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PI3. तो देखिए ड्रॉइंग का स्ट्रक्चर ऑफ PI3 बना देते हैं, लेकिन चलो फारी वाला काम है. आयोडीन बेसिकली ग्रुप 7 में है ना. फॉस्फोरस की अगर मैं बात करता हूँ, फॉस्फोरस होता है 15 राइट. पहले शेल में आप लगा लें, फॉस्फोरस 15 होता है ना पहले शेल में आपके पास 5 8 2. अच्छा, जब भी आपको डॉट क्रॉस करना तो आप ओ लेवल नॉलेज को इस्तेमाल कीजिएगा. आयोडीन ग्रुप 7 का, तो उसकी वजह से 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो बेटा एक फॉस्फोरस बनेगा, 3 आयोडीन बनेंगे. ठीक है, और आयोडीन 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन. एंड मैं अगर फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस के हमारे पास
फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 2 3 4 5, ये फॉस्फोरस है, ये आयोडीन। आगे चलते हैं, जैसे नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन स्टेप 2। अगर आप स्टेप 2 वाले रिएक्शन को देखें तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड जो है वाटर से रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। अच्छा देखो, अगेन ये वाली बात भी ना पीरियड 3 की है। इसमें बेसिकली आपका जो है ना, जो ये कंपाउंड है फॉस्फो PI3, ये बेसिकली हम लोग ना PCl3 पढ़ते हैं। PCl3 को पानी में डालते हैं तो उसका रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें उससे काफी सिमिलर होता है PI3 का। तो अगेन ये जो रिएक्शन होगा ना, ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है, बिकॉज आपका जो बेसिकली ये जो आयोडाइड है ना, वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली पानी की वजह से ब्रेक हो रहा है ना। मैं इंशाल्लाह अभी जब स्टार्ट कराऊंगा ना ये वाला चैप्टर, तो मैं बताऊंगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है। हाइड्रोलिसिस आसान अल्फाज में बेसिकली कहते हैं ऐसे हैं कि अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी चीज को ब्रेक करें बाय यूजिंग वाटर या हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो रिएक्शन बेसिकली कहलाता है हाइड्रोलिसिस। बट डोंट वरी, ये सारे रिएक्शन की जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे। आगे चलते हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, phosphorus acid, okay, it's not phosphoric by the way, phosphorus acid and HI are both strong Bronson-Lowry acids. Give the meaning of the term Bronson-Lowry acid. तो Bronson-Lowry acid की अगर मैं बात करूं तो हम कहते हैं कि देखिए सर, they are proton donor। अब देखो, जो Bronson-Lowry acid का वर्ड क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, एंड दे completely ionizes in aqueous solution। वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं इन वाटर। ठीक है जी। फिर हमसे कह रहे हैं गिव द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3PO3। तो ये कॉन्जुगेट बेस की अगर मैं बात करता हूँ ना, आप लोगों ने इतनी कोई खास टेंशन लेनी नहीं है। जब भी इस तरह का भी हो, ये फॉरन रिएक्शन ऐसे देखो, H3PO3 प्लस वाटर, पानी में डालो इसको। अब देखो ये एसिड है ना, एसिड क्या करेगा, एसिड H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा, है ना। तो ये मेरे पास भाई जो है ना, ये बन जाएंगे हाइड्रोनियम आयन H3O। ये तो मेरे पास जो है ना डायरेक्ट H3O बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। अब आपने ना यहाँ से, इस वक्त ये कंपाउंड न्यूट्रल है, एक हाइड्रोजन निकाल दो। अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये H2 हो जाएगा और PO3। अब मेरी बात सुने जरा और से, रिलैक्स होके। इस कंपाउंड को देखे, ये H3PO3 है। इस वक्त ये कंपाउंड बेटा न्यूट्रल है। इस वक्त ये कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल है, बिकॉज देखिए ओवरऑल कंपाउंड आपके पास हमेशा न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। उसको या तो मैं माइनस ही कह देता हूँ, 1 माइनस कह दो या -1 माइनस कह दो उसको, बिकॉज अभी मैंने चार्ज लगाना है, राइट। तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब सिर्फ माइनस चार्ज क्यों आएगा उसको समझ भी लेते हैं दोबारा, कि देखें पॉजिटिव ये PO3 आइन है ना, इसका चार्ज होता है -3, और क्योंकि आपके पास 3 हाइड्रोजन है तो +3 आपके पास ऑलरेडी आ रहा था। ये जो आपके पास ना हाइड्रोजन का जो है ना ऑक्सीजन नंबर होता है +1, 3 है तो +3 हो गया, और इस आयन का होता है -3, तो ये ओवरऑल 0 था। लेकिन इस केस में अगर आप आओ तो इस आयन का बेटा -3 और 2 हाइड्रोजन है, तो +2 -3 आपके पास -1 होता है, तो आपने -1 यहाँ पे शो कर दिया। मुझे बताया सबको बात समझ आ रही है मेरी, यस और नो, क्लियर है। उमर, हसीब, Yes, sir. आयशा, बाकी Yes, सब sir. बच्चे हैं। और में से भी मुझे अयान, समीर, मेहानी और सुफियान भाई, बिलाल, गौरव बेटा सबको क्लियर है। आगे चलो, ये बात अच्छा पार्ट था, आप लोग के जितने कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन है ना वो सारे हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को, अगर आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा ना किससे माइनस किस तरह आया है, तो मुझे बताएं, मैं दोबारा बता दूं। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको, Yes. मुझे बताएं सबको ये बात समझ आ गई ना कि माइनस कैसे आया है, या दोबारा बताऊं। सर एक बार बता दें दोबारा, ओके बेटा समझता ही नहीं है, देखेंगे ये पूरा सीन सुनिए। अच्छा अच्छा, लेकिन ये H3PO3 है मेरे पास, H3PO3। इसको जब पानी में डालेंगे, वाटर में, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास देखिए ये एसिड है ना, आपने हमेशा बोलना कि देखिए सर ये एसिड है, तो बेसिकली H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा, ये H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा, राइट। तो जब ये H पॉजिटिव आयन को लूज करेगा, पानी इस केस में H पॉजिटिव आयन को गेन कर लेगा। तो बेटा पानी सबसे पहले ना कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन के अंदर H3O,
और ये जो आपके पास इजाफी हाइड्रोजन आया ना बेटा, ये आया होगा एसिड से। तो आपके पास अब एसिड में बच जाएंगे दो हाइड्रोजन, H2PO। अब जरा रिलैक्स होकर मेरी बात को समझें। हम ये कहते हैं कि एक मिनट। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये H3PO3 को अगर हम देखें ना, तो मुझे पता है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है सर, +1 होता है ना। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +3 हो जाएगा। यहाँ लग गया बेटा +3। और ये जो पूरा आइन है इसका होता है -3। +3 - 3 ओवरऑल। ठीक है, कोई टेंशन कोई परेशानी? जी नाया, ये बात समझ आ रही है? +3 - 3 ओवरऑल इक्वल्स टू 0। अब आप जरा जरा यहाँ पे आपके पास इस आइन का दोबारा क्या है, -3 है। एंड हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो ये +2 हो जाएगा। तो +2 - 3 अब किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो ये आपके पास -1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास -1 आ गया। ओके जी, अब देखें, रिलैक्स होकर मेरी बात समझे। देखो बेटा, ये मेरा ब्रोंसेड एसिड है, और ये उसका बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि एसिड बेस के आपस में पेयर चल रहे होते हैं। तो अगर मेन मेरा कंपाउंड एसिड था तो दूसरा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस मेरा क्या होगा, उन्होंने क्या बोला है कि इसका कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मूला बताना है, तो इट्स गोना बी H2PO3-। ठीक है, H2PO3-। ठीक है जी, आगे चलूं बेटा, क्लियर है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना Yes, बेटा। sir. ओके, ठीक है जी, आगे चलते हैं। देयर सेइंग hydrogen iodide reacts with propene। ये मेरे पास रिएक्शन है टू form a mixture of 1 iodopropane and 2 iodopropane। Identify which of 1 iodopropane and 2 iodopropane is a major product of this reaction। आपके पास, अच्छा देखो ये छोड़ो, ये मार्को अपने का रूल है, ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, इसको छोड़े, अल्लाह हाफिज़, आगे चलते हैं। माशाल्लाह, ये क्वेश्चन ही नहीं खत्म हुआ इतनी देर में। नाउ दे सेइंग अमोनियम नाइट्रेट, नहीं नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अमोनियम आयरन टू सल्फेट, ये रहा, has a reactive formula as this। In aqueous solution, the ammonium ions act as weak bronzoluric acid। Okay, they're saying explain the meaning of the term weak bronzoluric acid। देखो दो मार्क का, सबसे पहले आपने बताना है कि देखें, सबसे पहले ब्रोंसोलोरी की बात करो। ब्रोंसोलोरिक एसिड क्या होता है, a substance which is, या which donates proton, या which is, या which donates proton कर लो। हाँ, a substance, या आप सीधे सीधे प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं। इसको ऐसे कहते हैं कि देखें सर, दे आर प्रोटॉन डोनर्स। एंड वीक का क्या मतलब होगा, एंड दे partially ionizes in aqueous solute। ओके, नीचे आते हैं। They're saying write an equation to show this behavior of the ammonium ion in water, include its symbols। आपने बेसिकली अमोनियम आयन की रिएक्शन लिखनी है। अब देखिए, उन्होंने आपसे अमोनिया का नहीं कहा, दोबारा देखिएगा वो क्या कह रहे हैं कि राइट एन इक्वेशन टू शो दिस बिहेवियर ऑफ अमोनियम आइन इन वाटर। आपने अमोनियम आइन का दिखाना है। अब देखो अमोनियम आइन, आप यहाँ पे एक बात हर बच्चा याद रखे कि एक चीज होती है अमोनिया विच इज NH3, एक चीज होती है अमोनियम। अमोनियम वो होता है NH4+। तो अमोनियम आइन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास अमोनियम आइन क्या हो जाएगा, NH4+, पानी में डालें H2। रिलैक्स होकर मेरी बात समझे। ये आपके पास बेटा क्या है, वीक ब्रोंसोलोरिक एसिड है ना। एसिड का क्या मतलब होता है, मैं H+ में डोनेट करूंगा, डोनेट करूंगा, हाँ। तो जब ये भाई एसिड है ना, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये H+ में गेन करेगा, सबसे पहले हाइड्रोनियम आइन आ जाएगा, हाइड्रोनियम आइन आ जाएगा। और अल्लाह अल्लाह फैसला, अगर आप इसमें से आए तो NH4 में से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपके पास बेटा NH3 बच जाएगा। यहाँ पे स्टेट सिंबल्स की बात भी की हुई है, तो ये आपके पास एक्वस हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, और हाइड्रोनियम आयन तो आपके पास एक्वस होगा। अब बाकी देखिए, अमोनिया की अगर बात करें ना, तो जैसे ही अमोनिया प्रोड्यूस होगा पहले तो ये एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन ये कि आप इसको गैस में भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा ख्याल है दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, गैस भी और एक्वस भी, बट आई एम गोना गो फॉर एक्वस। मैं एक्वस मेंशन करूंगा।
ठीक है। बट यहाँ गैस भी चल जाएगा, बिकॉज जो आरटीपी वाली कंडीशन होती है ना, उसमें अमोनिया जो ना लिक्विड फॉर्म में जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मुझे बताएं ये इक्वेशन सबको समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? आगे चलूं? Yes. Yes, sir. बाकी बच्चों को भी सबको क्लियर है? ग्रेट। एंड अनाया आपका रिस्पॉन्ड नहीं आया बेटे, अयान आपका भी रिस्पॉन्ड नहीं आया मुझे, तो काइंडली रिस्पॉन्ड में बेटा। क्लियर है? आगे चलें? ओके, नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर वही डॉट एंड क्रॉस बनाना है, और इसके अंदर वो आपसे कह रहे हैं ब्रोंसलरी एसिड क्या होता है, बिहेवियर इन वाटर वाली बात करनी है। ये आसान है, इसको खुद से करेंगे। शाबाश, नीचे आए, नीचे आए, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आए, तो इस क्वेश्चन पे क्या हो रहा है हमारे पास, वो हम इसे देखते हैं। ऊपर वाले वो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना, वो मतलब हमने ऑलरेडी पहले करा हुआ था ना, मतलब अभी इस तरह का ऊपर करा है, तो वो हो जाएगा आप लोगों से। चला इसको थोड़ा सा देखिएगा, गो थ्रू कीजिएगा, वो होपफुली हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देयर सेइंग द एलिमेंट्स सोडियम टू क्लोरीन इन द थर्ड पीरियड ऑल फॉर्म्स ऑक्साइड्स, 2 moles of sulfur dioxide and 2 moles of oxygen are sealed in a container with a suitable catalyst of constant temperature. जी बेटा जी। Sir, screen ही दिख रही. They're saying the elements sodium to chlorine in the third period all form oxides. ठीक है। 2 moles of sulfur dioxide, 2 moles of oxygen are sealed in a container with a suitable catalyst at constant temperature and pressure. The resulting equilibrium contains 1.98 moles of sulfur trioxide. Okay. The total volume of that container is 40 dm cubed. आपको केसी एक्सप्रेशन लिखनी है, बहुत आसान है। केसी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड का होल स्क्वायर ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का होल स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज अगेन 2 मोल्स है बेटा। एंड यहाँ पे भी अगर मैं आऊँ तो मैं इधर आगे 2 लिख दूंगा। ठीक है। नाउ जैसे इन कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड एट द इक्विलिब्रियम। अच्छा, आपको इक्विलिब्रियम के मोल्स निकालने, इसके लिए आपको वही आइस टेबल जो हम बनाते हैं वही करना पड़ेगा। जरा रिएक्शन को देखें तरीके से। जैसे 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 moles ऑफ ऑक्सीजन आर सील्ड इन अ कंटेनर विद अ सुटेबल कैटलिस्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 1.98 moles ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपके पास रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा उसके अंदर 1.98 moles ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो देखिए, अगर आप रिएक्शन को पहले से ही देखेंगे ना, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, देखें जो क्वेश्चन मेरे साथ नहीं करा ना बच्चा, आई वुड से कि कर लें जो पास पेपर थे, स्पेशली नोट्स तो वैसे ही सब लोग। अरे मैंने नोट्स भी नहीं भेजे, मैं भेजता हूँ इंशाल्लाह ग्रुप पे। मुझे अभी कोई एंड में भी रिमाइंड करा है, मैं फॉरन क्लास होगी एंड होगी उस वक्त भेज। अच्छा, तो ये मेरे पास वो आ गया। अब हमें ना वो लिखना है, क्या नाम है उसका, जो हमारे पास वो आता है ना आइस टेबल में। अब सबसे एक हमारे पास आता है इनिशियल मोल्स का, एक हमने इक्वेशन रेशियो लिखना है, एक हमने लिखना है एट इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल मोल्स की अगर मैं बात करूं, इसके 2 हैं। इसके इनिशियल मोल्स मैंने बताए हुए ना सर, देखो यहाँ बताए हुए। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 हैं एंड ऑक्सीजन के भी 2 हैं। इन दोनों के बेटा इनिशियल मोल्स 2 लिखे हुए। सल्फर ट्राइऑक्साइड के इनिशियल मोल्स बताया नहीं तो 0 है। अगर बेटा उसकी मोल्स 0 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। इक्वेशन रेशियो क्या हो जाएगा, 2x x और 2x हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि आप फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बेसिकली इनको उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस, 2 माइनस 2x, 2 माइनस x और 0 प्लस x। ठीक है। फिर उन्होंने आपको बताया कि द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम कंटेन्स 1.98 Sir, मोल्स ऑफ question सल्फर है. ट्राइऑक्साइड। जी जी जी, ये x आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो 2x x और 2x. बिल्कुल कर सकते हैं ये लोग। उमर, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, जस्ट मुझे कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड, मुझे बताओ जरा कि अगर लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन है उसके मोल्स एक्स है, बिकॉज इसकी यहाँ पे मोल्स आपको 1 नजर आ रहे हैं ना इक्वेशन में। तो क्या सल्फर जी. डाइऑक्साइड की क्योंकि मोल्स 2 है, तो क्या मैं इसको 2x दे सकता हूँ? Oh, yeah, yeah. Okay.
एंड इसके सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने हैं? 2 तो मैं इसको भी 2x ले लूँ, राइट। जी। अब आप मुझे बताओ, मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो क्या होगा? क्या मेरे पास इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे बढ़ेंगे? मैं फॉरवर्ड की तरफ जा रहा रिएक्टेंट के कम होंगे। हूँ, कम होंगे ना। तो मैं इसको 2 - 2x कर दूँ, और इसको 2 - x जी कर दूँ, और इसको 0 + 2x कर दूंगा। ठीक है जी। जी। आई होप सबको ये बात समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। देन दे आर सेइंग कि एट द इक्विलिब्रियम वी हैव द इक्विलिब्रियम कंटेन्स 1.98 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपके पास यहाँ पे जो है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल्स है? 1.98 है। तो आप 0 + 2x इक्वल्स टू 1.98 करेंगे, x इक्वल्स टू 1.98/2। तो आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है, इट्स गोना बी 0.99 समथिंग। ठीक है। तो हाँ, मैं एक दफा दोबारा भी देख लेता हूँ, मैंने खुद से लिख दिया 1.98 डिवाइड बाय 2। क्या बात है, 0.99। एक्स की वैल्यू आपके पास बेटा 0.99 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि एक्स की वैल्यू आ गई, सबको जरा यहाँ प्लेस करते हैं। 2 - 2 टाइम्स 0.99। बेटा राउंड ऑफ ना ही करें तो बेटर है, ये फिक्स वैल्यू रहने दें, क्योंकि देखो अगर आप ना 1.98 को करते हो ना डिवाइड बाय 2, तो एग्जैक्टली 0.99 आ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि 99 के बाद और भी कुछ कहानी चल रही है। अगर आप 1.98 को डिवाइड बाय 2 करते हैं, आई अंडरस्टैंड आप कह रहे हैं कि सर 0.99 है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है। बट अगर आप 1.98 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास फिक्स 0.99 आ रहा है। सो यू नो, आई फील लाइक अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बट अगर मेरे पास इस तरह से लिखा होगा ना, मतलब मुझे कैलकुलेटर में सिर्फ डायरेक्ट ये दिख रहा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ में नहीं करता। मतलब मैं तो आई वुड प्रेफर कि भाई चलो मैं ऐसा करूँ। अगर हाँ 99999 कहानी चल रही होगी तो फिर मैं भी शायद 1 लिख देता। बट हाँ, आंसर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, होपफुली एक्सेप्टेबल होगा। बट ये है कि मैं प्रेफर नहीं करूँगा। एनीवेज, इसकी वैल्यू 0.02 आ रही है फिक्स्ड, -0.009। इसकी वैल्यू आ रही है 1.09। तो सल्फर डाइऑक्साइड के इक्विलिब्रियम मोल्स हो गए हैं 0.02। ऑक्सीजन के इक्विलिब्रियम मोल्स हो गए हैं 1.01। तो हमारे पास जो सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल्स आ रहे हैं इट विल बी 0.02, एंड जो ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं 1.01 आ जाएंगे। मुझे बताएं, क्लियर है सबको? ये बात समझ आ रही है? यस और नो? Yes, it's clear. ओके, यस ग्रेट सर। ग्रेट। हसीब गॉट इट? जी सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Now they're saying use your answers to D1 and D2 to calculate the value of Kc for this equilibrium। बहुत आसान है। Kc एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी करते हैं। अब ना यहाँ अक्सर एक बच्चे जो है ना एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर जाते हैं, हम उसको अवॉइड करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे ना Kc की बात हो रही है, और ये सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, इनका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। आपके पास देखो वॉल्यूम कितना है, 40 dm³ है। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के इक्विलिब्रियम मोल्स की बात करें तो वो 1.98 होते हैं, 1.98 होते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली, मेरे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं? 1.98। और वॉल्यूम कितना है? 40 dm³ है। मैं इनको ऐसे रख दूंगा ऊपर स्क्वायर। इधर आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड के देखो मोल्स अभी ये निकाले 0.02। 0.02 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा इसका स्क्वायर, एंड वहां पे मेरे पास 1.01 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा। ठीक है। 1.98 डिवाइड बाय 40 टाइम्स स्क्वायर ओवर 0.02 डिवाइड बाय 40 टाइम्स स्क्वायर 1.01 डिवाइड बाय 40। एंड आपका जो आंसर आना चाहिए इट शुड बी, मेरे पास आंसर आ रहा है, अरे तो बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ, मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा, Kc इक्वल्स टू 388.15 8 टाइम्स 10⁻³ इसको पीछे लेके जाते हैं 1 2। तो मैं 3.8 टाइम्स 10⁻, जो है ना, मैं दो दफा पीछे लेके गया ना, तो मैं इसको 3 था तो मैं 5 कर दूँ। तो केसी की जो वैल्यू ये करते हैं 3.8 टाइम्स 10⁻5 आ गया। अब वो यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स वाला काम बहुत आसान है। मैंने इत्तेफाकन आपको यही एग्जांपल जो है ना, इसके यूनिट्स की एग्जांपल आपको उसमें दी थी होमवर्क में, जो सबसे पहला होमवर्क होगा इसका। तो के सी इक्वल्स टू
ऊपर आ जाएगा मोल मोल डॉट डीएम क्यूब का होल स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा नीचे मोल डॉट डीएम क्यूब का होल स्क्वायर, एंड इधर भी आ जाएगा मोल डॉट डीएम क्यूब। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएंगे तो ये 1 था बेटा, ऊपर आके क्या हो जाएगा -1 मोल डॉट डीएम क्यूब -1, तो आपके पास मोल इनवर्स डॉट डीएम 3 हो जाएगा। ठीक है जी, मोल इनवर्स डॉट डीएम 3। मुझे बताया सबको क्लियर है बेटा, आगे चलें, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला? नो सर। ओके जी, आगे चलते हैं जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है गौरव बेटा। नाउ दे सेइंग कि एट 450 केल्विन फॉस्फोरिक एसिड, नहीं फॉस्फोरस क्लोराइड, माय बैड, फॉस्फोरस क्लोराइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक क्लोराइड, ओके, एंड क्लोरीन a dynamic unit, ठीक है ये रहा। Stated explain the effect of increasing the temperature on the rate of decomposition of PCl5। अच्छा जी, जब आप ना बेसिकली रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 की बात करें ना, तो आप यहाँ पे जब करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज, तो देखो बेटा इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक साइड। अच्छा देखो, वैसे तो वो आपसे कह रहे हैं रेट की बात करें, अब यहाँ पे ना अगेन हम लोग थोड़ी सी इस बात को समझते हैं कि देखें, मैंने आप लोग को ना लास्ट क्लास में बात बताई थी जब हम लोगों ने एमसीक्यू किए थे कि देखें दो चीजें हैं, एक बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, एक रेट का समान है और एक इक्विलिब्रियम का केस है। मतलब आपसे एग्जामिनर दो पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछेगा, या तो रेट के हिसाब से पूछेगा या तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से पूछेगा। जब इक्विलिब्रियम ये या इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज होगा ना, हम आंखें बंद करके लिए चार्ट लिस्ट भाई का जो वो है ना उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट जब मैं रेट की बात करूंगा ना बेटा, तो रेट के लिए मुझे कॉमन टेम्परेचर प्रेशर वाले ये सब कहानियों को देखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी, दे विल स्टार्ट मूविंग मोर विगोसली, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज, एंड आपके पास बेसिकली जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि देखें व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। अच्छा जी, अब देखें ऐसा है कि ना यही सेम क्वेश्चन आपके ओ लेवल्स आईजीसीएसई में भी है। अगर एक ये ओ लेवल्स का बच्चा होता ना तो इतना काम काफी इंपॉर्टेंट था, मतलब इतना काम काफी सफिशिएंट था। लेकिन हम ए लेवल्स के अंदर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड करने की कोशिश करते हैं, जो ये क्या होता है कि देखें कि जब टेम्परेचर को बढ़ा दें पार्टिकल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी greater than equal to activation energy will increase। वो नंबर ऑफ पार्टिकल जिनके पास हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो बढ़ जाएंगे, एंड सो ये वाली बात थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, एंड सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो बढ़ जाएगा। ये जो लिखी ना मैंने बात, पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाली बात को इंशाल्लाह अभी काइनेटिक्स वाले चैप्टर में भी कर लेंगे, ठीक है। Now they're saying state and explain the effect of increasing temperature on the percentage of HCl that decomposes। तो अगर अब ये परसेंटेज ऑफ HCl that decomposes है ना, यहाँ पे मैं फिर अपना इस्तेमाल करूंगा कि रिचार्ज प्रिंसिपल वाली बात। अब आप मुझे बताओ, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक साइड, है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक साइड। जी बेटा क्या कह रहे हैं? देखो देखो देखो, ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात कि पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ जाती है। तो पहले 10 पार्टिकल्स है, देखो इसको ऐसे समझे, इनिशियली मेरे पास रिएक्शन का स्टैंडर्ड ये था कि मेरे पास 10 किलो जूल्स की एनर्जी होनी चाहिए। पहले मेरे पास 10 पार्टिकल थे, उसमें से सिर्फ 5 पार्टिकल्स के बाद इतनी एनर्जी थी। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ना तो अब 5 से वो 8 हो गए,
तो अब 8 पार्टिकल के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं कि हाँ भाई एक्टिवेशन एनर्जी का स्टैंडर्ड फुलफिल हो रहा है। सो हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ जाए। ठीक है जी। और सिमिलरली अगर आप नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो अगेन आप जब बेटा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक साइड। एंडोथर्मिक साइड कौन सा है? फॉरवर्ड वाला। तो हम क्या बोलेंगे कि देखिए सर जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन, आपके पास इक्विलिब्रियम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड आपके पास इसकी डिकम्पोजिशन का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि देखिए सर परसेंटेज विल इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन, ओके, एज नाउ, या परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन विल इंक्रीज एज इक्विलिब्रियम, या एज इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स, इसको ऐसे कह देता है, एज increase in temperature favors endothermic side, which is forward in this case. In this case, ठीक है, आगे चलता हूँ। Now they're saying explain the meaning of the term dynamic equilibrium and conditions necessary for it to be established. देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम का बहुत आसान तरीका है, दो वर्ड्स है, दोनों वर्ड्स के तरीके से समझाएंगे। हम बोलेंगे देखें when rate of forward and backward reaction is equal and the reaction is happening in a closed container या क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम यूज कर लेता हूँ, काफी लाइक हो जाता है बेटर। इस पे आते हैं 5 पे जल्दी से, जैसे व्हेन 2 मोल्स ऑफ PCl5 are decomposed at 450 Kelvin and 1.00 times 10⁵ pascals, the resulting equilibrium mixture contains this much of chlorine। क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अच्छा देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे आप लोग को थोड़ा समझाना भी था। मेरी बात जरा सुने, देखें सबको आई होप आवाज आ रही होगी, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। वो आपसे कह रहे हैं कंटेनर है बेटा, उसके अंदर आपके पास ना PCl5 के 2 मोल्स है, ओके। आपके पास बेसिकली क्या है, PCl5 के 2 मोल्स है। वो कह रहे हैं व्हेन 2 मोल्स ऑफ PCl5 आर डिकम्पोज एट 450 एंड वन, ऊपर वाला कौन सा पार्ट बेटे, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसमें मैंने बेसिक लिखा, देखो इस वाले ऊपर वाले में मैंने रेट वाली बात की है, इसमें लिटार्डियस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करा और ये तो बेसिक डेफिनेशन है, राइट। ठीक है जी, ठीक है। वो हमसे कह रहे हैं कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ PCl5 आर डिकम्पोज एट 450 Kelvin and 1, ये मेरा प्रेशर की वैल्यू है, द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम कंटेन्स दिस मच मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ फास्फोरिक क्लोराइड इन दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर। आपको बेसिकली पार्शियल प्रेशर को निकालना है ऑफ फास्फोरिक क्लोराइड। ठीक है जी। अब आप अगर जरा देखें इस रिएक्शन को, तो मेरे पास ये रिएक्शन था बेसिकली, इस रिएक्शन को नीचे लेके आते हैं। इनिशियल मोल्स की अगर बात करें तो इसके 2.0 है, इन दोनों के 0 0 हैं, और इसका बेसिकली बेटा एक्स हो जाएगा, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स। देखो ये मैं वही आइसोलेट बना रहा हूँ, इनिशियल इक्वेशन एंड एट इक्विलिब्रियम, ओके। और बिकॉज देखे ना तीनों के एक्स एक्स, तीनों के 1 1 मोल्स है, 1 1 1, तो एक्स 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 हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, 2 माइनस एक्स, इसमें 0 प्लस एक्स, इसमें 0 प्लस एक्स। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट है।
ओके जी, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट। हाँ जी। असल में मेरी एक दूसरी क्लास है, मैं जरा उनको मैसेज कर रहा था। हाँ जी हाँ जी। तो बस यही एक क्वेश्चन करके बेटा एंड करेंगे, बस इससे ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। ओके जी, अच्छा जी, नीचे आते हैं। तो अब उन्होंने क्या बताया कि एट इक्विलिब्रियम वी हैव दिस मच मोल्स ऑफ क्लोरीन, राइट। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम के देखो क्लोरीन के मोल्स कितने आ गए बेटा, हमारे पास 0.8 आ गए ना। तो मैं बोलूंगा देखिए सर, क्लोरीन के भी और PCl3 के भी। एक सेकेंड, क्लोरीन की बात कर रहे थे वो, माय बैड। ये देखो ये आ गया क्लोरीन। क्लोरीन के इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं? 0.800 है ना। तो मैं बोलूंगा देखिए सर, 0 + x इक्वल्स टू 0.800, x इक्वल्स टू 0.800। मतलब कि बेटा आपके पास ना, अगर मैं इक्विलिब्रियम बात करूं, तो PCl3 के भी 0.8 है और इसके भी 0.8 है, और अगर आप x की वैल्यू उसमें से माइनस करें, तो इसके आपके पास बेटा 1.2 मोल्स है। तो ये जो मैंने निकाले हैं ना, ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं सबके। बात समझ रहे मेरी? अब जरा आते हैं, देखो जब आपके पास जो कंटेनर था ना, इनिशियली इनिशियली आपने इस कंटेनर में जो है ना 2 मोल्स डाले थे, और अब 2 मोल्स डालने के रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम पे इतने मोल्स बचे हैं। तो बेटा मेरे पास इक्विलिब्रियम पे ना, आई एम गोना राइट, ये इस क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 के बेटा मेरे पास 1.2 मोल्स है। एन कहते हैं मोल्स को, ओके। फिर बच्चा ये ना बोले सर एन क्या होता है, एन बेसिकली मोल्स को कहते हैं। PCl3 के बेटा हमारे पास होंगे 0.8 मोल्स, एंड Cl2 के मेरे पास होंगे 0.8 मोल्स। तो जरा मैं अगर टोटल मोल्स निकालना चाहूँ, टोटल एन का पता, टोटल मोल्स 0.8 + 0.8 + 1.2, तो आपके पास टोटल मोल्स आ रहे हैं बेटा 2.8, ओके। मेरे पास टोटल मोल्स आ रहे हैं 2.8। अब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने क्या निकालना है, क्या द पार्शियल प्रेशर ऑफ फॉस्फोरिक क्लोराइड इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब देखें, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ना आपको क्या करना पड़ता है, बताता हूँ। पार्शियल प्रेशर के लिए I have to, like take mole fraction और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है टोटल प्रेशर से। अपना इक्विलिब्रियम पे PCl5 के कितने मोल्स हैं? 1.2 मोल्स है ना। और टोटल मोल्स कितने हैं? 0.8 है। तो अगर मैं बोलता हूँ ना बेटा, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, PCl5 के अपने जाती मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये आ जाएगा। तो 1.2 अपॉन 2.8, एंड मोल टोटल प्रेशर कितना है भाई, हमें पता है, एग्जामिनर ने बताया था। दिस वाज कहाँ गया ये रहा, 1.00 टाइम्स 10⁵ ठीक है जी। सो इट इज गोइंग टू बी 1.2 अपॉन 2.8 टाइम्स 1.00 टाइम्स 10⁵। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो माशाल्लाह बहुत बड़ी आ रही है, लेकिन वो वैल्यू आ रही है एज 42.8 टाइम्स 10⁻³ 42.8 टाइम्स 10⁻³ है। उसको पीछे लेके जाओ बेटा, ये 4.2 हो जाएगा, 4.2857। ओ माय डेज, 4.2857 टाइम्स 10⁻⁴ हो जाएगा मेरे पास, ओके। मैं इसको 4.29 कर रहा हूँ टाइम्स 10⁻⁴। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में कर रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि 4.29 टाइम्स 10⁻⁴ मेरे पास पार्शियल प्रेशर आ गया उसका, PCl5 का। प्लीज मुझे बताएं, बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes. तो बस आप लोग को बेटा, बाकी सब क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही, मतलब मैसेज क्यों नहीं आ रहा? मैं हानी, बिलाल, जैफा, हसन। हसन आप पूरी, आप तो माशाल्लाह पूरी क्लास में गायब है बेटा, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करे जब से क्लास स्टार्ट हुई है। बाकी सब बताएं भाई। हसन अंडरस्टूड, गॉट इट? जी सर। ठीक है। इनाया, इनाया आपको क्लियर है इस क्वेश्चन की ना? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी रिकॉर्डिंग को भी एक दफा दीजिएगा, सर लास्ट पार्ट का दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके हो गया। मुझे बताएं यहाँ तक, 90 तक तो कहानी समझ आई ना सबको, कि इक्विलिब्रियम पे PCl5 के इतने, PCl3 के इतने, Cl2 के इतने मोल्स है, तो टोटल मोल्स इतने, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कैसे निकालेगा, कैसे निकलेगा कि हम मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ वो ले लेंगे, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर लेंगे, है ना। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, देखें आपके पास किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना होता है ना, तो आप उस गैस का पहले देखें। इस टेबल के अंदर मैंने जो ना क्या करा था, मैंने इस टेबल के अंदर इन तीनों के ना वो निकाले हुए इक्विलिब्रियम वाले मोल्स। मैंने बोला इक्विलिब्रियम पे मेरे पास इन तीनों के इतने मोल्स हैं,
टोटल मोल जितने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, PCl5 के मोल्स ओवर टोटल मोल्स। तो जब आप मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर से, तो आपके पास पार्शियल प्रेशर आ गया। ये मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आ गया। अब इस तरह ना नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखो, वो देखिए सेम केपी एक्सप्रेशन लिखनी है। तो केपी एक्सप्रेशन बहुत आसान है, केपी इज इक्वल्स टू, रिएक्शन दिखाओ जरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 partial pressure of Cl2, and you can say partial pressure of PCl5। एक केपी एक्सप्रेशन, अब वो आपसे कह रहे हैं केपी निकालना है, तो केपी निकालना भी बहुत आसान है बेटा। मैं अगर आऊँ ना इन दोनों पे, क्या नाम है, PCl3 और Cl2 पे, तो देखिए इन दोनों के मेरे पास ना, गौर कीजिएगा जरा मेरी बात को, इन दोनों के सेम मोल्स है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मुझे लेट से इन दोनों में से किसी के वो निकालने होंगे ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ देखें मेरे पास इन दोनों के 0.8 मोल्स है, और टोटल मोल्स कितने बेटा हमारे पास, 2 पॉइंट कितने थे, 2.8 थे बेटा। 0.8 यहाँ से आया देखो, PCl3 के 0.8, Cl2 के 0.8, और टोटल मोल्स कितने, 2.8 है। ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया इनका। और टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है बेटा, वो है 1.00 टाइम्स 10⁵ ये मेरे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एज वेल। ठीक है, इसकी वैल्यू को निकालें तो जल्दी से, 0.8 डिवाइड बाई 2.8 टाइम्स 1.00 टाइम्स 10⁵5, इसकी वैल्यू आ रही है 228.571 टाइम्स 10⁵3। अब मैं केपी एक्सप्रेशन में लिखने जा रहा हूँ, 28.571 टाइम्स 10⁵3 एंड 28.571 टाइम्स 10⁵3। एंड डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास PCl5 है, PCl5 के हमने निकाला है विच इज ये रहा पार्शियल प्रेशर 4.29 टाइम्स 10⁴। जल्दी से इसको कैलकुलेटर में पढ़ करके आंसर निकालते हैं, 4.29 टाइम्स 10⁴, एंड मेरा जो केपी की वैल्यू आ रही है, इट इज 19.02 टाइम्स 10⁵3। तो इसको पीछे ले जाते हैं, एंड आई एम गोना राइट इट लाइक दिस, 1.9, एंड मुझे जो है ना इसको 1.90 टाइम्स 10⁴ कर दूंगा, 1.90 टाइम्स 10⁴ कर दूंगा। एंड अगर मुझे इसका जो है ना बेसिकली वो निकालना होगा यूनिट, तो वो कैसे निकलेंगे, अब देखें यहाँ प्रेशर बेटा पास्कल से मेजर किया जा रहा है ना। अब आप लोग बोलेंगे सर नोट्स में आपने लिखा था किलो पास्कल, यहाँ पास्कल, तो बेटा वैसे किलो पास्कल थे, अगर कभी पास्कल किया जाए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पास्कल से मेजर किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसका पास्कल्स, इसका पास्कल्स और इसका पास्कल्स, चलो भाई पास्कल्स पास्कल कट गया, सिंगल पास्कल आ जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन को देखने ये आपके पास यूनिट आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन भी इस तरीके से ही होंगे। देखेंगे जो केपी वाले ना, आपको या तो पार्शियल प्रेशर्स देंगे या मोल फ्रैक्शंस देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। मुझे बताएं क्लियर है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला?